आज के लेक्चर से हम लोग शुरुआत करते हैं लक्ष्मीकांत की। ठीक है, 6 एडिशन है ये और सब कुछ लेटेस्ट है इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और जो मैं आपसे कह रहा था कि हम इसके अंदर ना जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला, इसके बारे में मैं ये बता रहा था कि ये वाला चैप्टर ज़्यादा सेंस तब बनाता है जब हम इसको ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ कवर करें। तब जाके फर्स्ट चैप्टर जो है ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तब जाके काम आएगा। जैसे जैसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में प्रोसीड करते जाएंगे, ब्रिटिशर्स आते चले जाएंगे, वो एक्ट्स लेकर आते चले जाएंगे, तब हम ये चैप्टर्स को करेंगे। लेकिन फिलहाल डायरेक्टली हम जंप करते हैं आज की क्लास से, जो हम बुक को स्टार्ट कर रहे हैं वो करेंगे सेकंड चैप्टर से स्टार्ट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छी बुक है और काम तो आती है सारे एग्जाम्स के अंदर। इसके ऊपर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके तो यूपीएससी कुछ हो ही नहीं सकता या कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटी इज समथिंग विच इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ एवरी एग्जाम, है ना, ये चीज़ पता ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग ये देखेंगे, जब अंग्रेज आए ना दिवजोत, देश आज़ाद हो गया, उसके बाद हर कंट्री को, पहले मैं एक अगर बैकग्राउंड दूं थोड़ा सा आपको, हर कंट्री को ना, कोई भी कंट्री हो चाहे, जब वो इंडिपेंडेंस गेन कर लेती है, अपनी कंट्री आज़ाद आज़ाद हो जाती है, जैसा कि और आज़ाद हो जाती है, आप ये कहोगे क्या सारी गुलाम होती है? सारी गुलाम नहीं होती, लेकिन एक सेवनटीन सेवनटीन भी नहीं, अर्ली 18 से लेकर 20 सेंचुरी तक का जो ज़माना था पूरा का पूरा दुनिया का, वो ऐसा ही था कि कुछ कोलोनाइजर थे जो कि अपनी कॉलोनीज बना रहे थे और कुछ कंट्री गुलाम बनते चली जा रही थी, है ना। उनमें से वर्ल्ड की एक ग्रेट पावर था ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, है ना। ये वाली बात मैंने पीएसआईआर में भी बताई थी, अगर आपने इनिशियल लेक्चर्स अगर उसके देखे हो। तो ग्रेट ब्रिटेन ने वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों को अपनी कॉलोनी बना रखा था। स्पेशली ये तीन जगह पर इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा थी, एक एशिया, दूसरा अफ्रीका, और फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका। यहां पर इसकी पकड़ हद से ज़्यादा थी। अब उनमें से अगर एशिया की अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें, तो यहां पर जो है इंडिया में काफ़ी सारे साल ब्रिटिश का रूल रहा, यानी कि ब्रिटेन का रूल रहा, जिस जो कि पहले उसको बोला जाता था ग्रेट ब्रिटेन। इतनी स्टोरी तो हम जानते हैं। जब हमारी कंट्री आज़ाद हो गई, आज़ाद होती है, सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को। कोई भी कंट्री आज़ाद जब हो जाती है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जब हमारी कंट्री जैसे इस दिन पर आज़ाद हुई और कोई भी कंट्री जब अलग अलग डेट पर जैसे आज़ाद होती है, हर कंट्री के सामने सबसे पहली चुनौती ये होती है। आप खुद सोचकर देखो ना, जैसे दिवजोत, एक कंट्री आज़ाद हुई है, अब एक तरीके से अभी तक वो गुलाम थी। इससे पहले कोई स्ट्रक्चर, कोई पार्लियामेंट वगैरह, जब तक वो गुलाम नहीं थी तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं था। जैसे हमारे देश की अगर हम लोग बात करें, तो अगर मान लो कि ये मैं बना रहा हूँ इंडिया, ठीक है, अगर हम लोग हमारे देश की बात करें, तो लगभग हमारे देश में उस टाइम पर देयर वर सो मैनी प्रिंसली स्टेट्स, हद से ज्यादा तादाद में हमें यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिलती थी, जो कि मतलब जिन्होंने एक तरीके से स्ट्रक्चर मतलब डॉट कर रखा था, स्ट्रक्चर डॉट कर रखा था, मतलब कहने का क्या मतलब है, इतनी ज्यादा थी कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, पूरे देश में ऐसे हमारी जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी वो फैली हुई थी, जिनका अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, तो लगभग हमें हमारे देश में 565 प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिलती थी दिवजोत। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपने ये वाला फैक्ट सुना होगा, हमें लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर देखने को मिलती थी। इतनी प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे देश के अंदर। अब इतनी प्रिंसली स्टेट्स अगर थी, तो इसका मतलब आप ये तो मान सकते हो कि कोई एक तरीके से कॉमन स्ट्रक्चर या फिर कॉमन रूल एंड रेगुलेशन तो नहीं होगी देश के अंदर, बिल्कुल नहीं होगी, है ना। अगर कॉमन रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर वगैरह नहीं था, तो जाहिर सी बात है उसके बाद हमारे देश में ब्रिटिशर्स आ गए, हमारा देश गुलाम बन गया, तो तब तक किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जिस दिन ये देश को हमारे छोड़कर जाते हैं, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे सामने एक ऐसा एक ऐसे रास्ते पर आकर हम लोग खड़े हो जाते हैं कि जब हम लोग ये फील करते हैं कि वी आर टोटली डायरेक्शनलेस। अब हमें पता नहीं है, हमें डायरेक्शनलेस का मतलब यहाँ पर ये हमें नहीं पता हमें किस वे में प्रोसीड करना है, क्या करना है आगे, कैसे देश चलेगा, कैसे क्या चलेगा, कैसे करेंसी सिस्टम डिसाइड होगा, लॉ एंड ऑर्डर कैसे होगा, ये कैसे इंश्योर करा जाएगा कि इतने सारे धर्म जाति के लोग जो इस देश में रहते हैं वो सारे प्यार आपस मोहब्बत में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इस देश का कल को बंटवारा नहीं होगा,
आज़ादी से पहले कई सारे स्टेट्स डिमांड कर रहे थे, जैसे आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा था कि हमें सेपरेट स्टेट का दर्जा दो। बाद में उसको मिला भी 1956 में इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। ये एक अलग कहानी है, लेकिन इस तरह के जैसे मतलब मान लो कि ये तो एक इसकी रिक्वेस्ट थी कि अलग करो, लेकिन यही रिक्वेस्ट कल को दंगों के बीच में वो बदल गई। कल को देश में सिविल वॉर हो गया, दो कम्युनिटीज इस प्रकार से लड़ने लग गई कि देश का बंटवारा हो गया। तो क्या करें, इसके लिए कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है? इसके लिए कॉमन सॉल्यूशन ये होता है कि आप पूरे के पूरे देश को और देशवासियों को क्यों ना आप एक रूल बुक के अंदर बांध दो उन्हें, एक कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत उनको बांध दो, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ही दिव्योत ये होती है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न, जिसके अनुसार एक देश चलता है, एक नेशन स्टेट चलती है। तो हमने भी यही करा, कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हलवा हलवा है क्या? एक दिन का काम है क्या? नहीं जी, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए हार्डवर्क चाहिए। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सोच समझ के इसलिए बनाया गया, बहुत सोच समझ के इसलिए ड्राफ्ट करा गया, क्योंकि दिवजोत आप ये कहानी जानते ही हो। मैं ब्लैक बॉर्डर पे अगर इस चीज को लिखूं, अगर आपको पता हो, जानते ही होगे वैसे तो इस वाली बात को। इंडिया में एक मेन चुनौती हर चीज की जो घुमा फिरा कर बात आ जाती है ना, वो जाती है दिवजोत डाइवर्सिटी की। मानते हो ना? घुमा फिरा के सारी बातें एक ही पॉइंट पर उतर आती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी। कि इंडिया जो है वो काफी ज्यादा एक डाइवर्सिफाइड डाइवर्स कंट्री है, लैंग्वेज के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, ठीक है। और भी विभिन्न तरीके की डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी भी है कि कितनी ज्यादा हमारी जो ज्योग्राफी है एक रीजन से दूसरे रीजन जो बदल जाती है, जिसके हिसाब से लोग, उनका पहनावा, कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, ये सब कुछ बदल जाता है। लोगों का पहनावा, रहना, खान सहन, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग स्टाइल, रिचुअल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कास्ट, कम्युनिटी, सब कुछ बदल जाता है। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिसमें ये सारी चीजें ऐसी इस प्रकार से इंश्योर हो पाए कि ये सारे लोग मतलब एक अम्ब्रेला के नीचे रह रहे हैं, दैट इज इंडिया। और कल को ये अम्ब्रेला टूटे ना, यानी कि हमारे देश का बंटवारा ना हो। तो ये इंश्योर करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इस तरीके का, भाई चैलेंजिंग टास्क था ये, काफी ज्यादा, हद से ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे दिवजोत, आई होप मैंने आपको बैकग्राउंड अच्छा खासा दे दिया कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, कैसा टाइम लगा, कौन कौन उसके मेंबर से क्या प्रोसीजर अपनाया गया, कैसे शुरुआत हुई, पहला दिन उसका कैसा था, कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा। सारी बातें हम लोग खोलकर रख देंगे इसको, एक एक वर्ड को, एक एक इतिहास के एक एक पन्ने को। तो चलो शुरू करते हैं यहां से अपना लेक्चर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ये अपनी बुक भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टार्ट करते हैं आज से। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां तक दिवजोत पहले बता दो, बैकग्राउंड तो समझ में आ गया ना? कोई डाउट है? हाँ हाँ, बैकग्राउंड तो काफी बेसिक से पढ़ा है, बेसिक था, है तो ना? जानते बता हैं। दी मैंने, सबके हिसाब से बता दी कि कोई भी सुनेगा तो सबको पहली बार में समझ में आ जाए। ठीक है, देखो, अब दिवजोत यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इस पैराग्राफ के अंदर, ये एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत फेवरेट चैप्टर है, जो आपको पता है ना, लक्ष्मीकांत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट से लेकर 11 चैप्टर तक जो पार्ट वन है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बुक का। तो सबसे पहले देखते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड सबसे पहले आती कब है, कौन इसको रखता है, ये हम पढ़ेंगे। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का टॉपिक 1934 का समय था दिवजोत, कि जो आइडिया था ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जैसी कोई चीज होनी चाहिए। अब आप कहोगे यार ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होता है? आज के टाइम में तो सुनने को नहीं मिलती मुझे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। दिवजोत हुआ क्या था, आजादी के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, एक डायरेक्शनलेस रास्ते को डायरेक्शन में बदलने के लिए एक हमें रूल बुक चाहिए थी, जिसको हम लोग कह रहे थे संविधान बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा, जैसे कि फर्स्ट पीएम, हमारे देश के पीएम तो वो बाद में जाकर बनेंगे, क्योंकि अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना है दिवजोत, तो इलेक्शन कैसे हो जाएंगे, चुनाव कैसे होंगे, कैसे मैं मान लूं कि कोई बंदा मेरे देश का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। मुझे तो ये बताया गया था कि ये जो अथॉरिटीज होती हैं, जो बॉडीज होती हैं, जो पर्सन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनमें से स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर आते हैं वो तो जनता के प्रतिनिधि होते हैं।
अब जनता के प्रतिनिधि तो इसका मतलब चुनाव होने हैं, इलेक्शंस होने हैं, लेकिन इलेक्शंस के लिए एक प्रोसीजर क्या होगा हमारे देश के अंदर, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इतने सारे लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हमारे देश में तो बहुत ही सारे लोग थे, लेकिन मान लो कितने भी लोग हो, 10 भी लोग हो, एक रोज बैठने के लिए हमें एक जगह तो चाहिए ना दिवजोत, जगह तो चाहिए ना हमें बैठने के लिए, कि नहीं चाहिए, कि एक बिल्डिंग हो हमारे पास, बताओ दिवजोत, जिसमें रोज आकर वो आइडियाज डिस्कस कर सके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कि चलो आज ये ऐड करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डिलीट करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब ये जो एक बॉडी थी ना, जहां पर ये लोग मिलते थे, इसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और ये कुछ नहीं है दिवजोत, मजे की बात मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ना, ये वाली, यही है उस जमाने की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का टास्क खत्म हो गया ना दिवजोत, तो ये देखा गया इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग के साथ क्या करें, तोड़ना फोड़ना तो कोई ठीक तो नहीं है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फिर कोई नीड थी नहीं कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया बार बार थोड़ी ना बैठेंगे, कल को अगर चेंज करना है तो अमेंडमेंट का एक रास्ता डाला ही था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अमेंडमेंट नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अब जनता के प्रतिनिधि कहां बैठेंगे, नई बिल्डिंग बनाए, इतना रिसोर्सेज पैसा था नहीं, तो इसी बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। ये वाला फैक्ट बहुत कम जगह पर सुनने को और बताने को मिलेगा आपको, कोई नहीं बताएगा। ये लोग अगर सोचे, सोचने वाली बात है दिवजोत, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मुझे क्यों नहीं देखने को मिलता आज के टाइम में, और ये पार्लियामेंट से कैसे अलग है? कुछ अलग नहीं है दोस्तों, यही है वो चीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का शुरू में नाम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, बाद में जब उसने संविधान बना लिया, बस ठीक है, उसके बाद वहां पर जनता के प्रतिनिधि बैठने लगे, यानी कि एमपीज बैठने लगे सेंट्रल लेवल पर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और वो बन गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से टर्म चेंज होकर बन गया पार्लियामेंट। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत दिवजोत? ठीक है, ये सारी चीजें नोट करते जाना साइमल्टेनियसली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 1934 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया था इंडिया के लिए कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए जो कि आजाद भारत का संविधान बनाए, इस आइडिया को फॉरवर्ड रखा गया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आइडिया ध्यान से सुनना दिवजोत, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ एक ऐसा विचार एक आया कि आजादी के बाद ना 1934 में आया। अब देखो, अब आप कहोगे देश तो आजाद हुआ नहीं था, तो पहले से ही कुछ एक लीडर ने, एक नाम लेने जाऊंगा अभी मैं एक लीडर का, जिसका नाम था, अब यहाँ पर देख ही लो वैसे, एम एन रॉय, ठीक है, मनवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने आइडिया फॉरवर्ड करा, पुट फॉरवर्ड करा कि आजाद भारत के लिए एक उसका संविधान होना चाहिए। ये आइडिया आया सबसे पहले एम एन रॉय। एम एन रॉय कौन थे? देश में कम्युनिस्ट मूवमेंट की नींव रखने वाले, जिन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट करा, ठीक है, उसके ये एक तरीके से आप कह सकते हो फादर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट थे। पाइनियर का मतलब फादर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के। अगले ही साल क्या हुआ, ये आप देख रहे हो डिमांड आगे कैसे कैसे बढ़ेगी, हम उसको देख रहे हैं, हम टाइमलाइन पता लगा रहे हैं। अगले ही साल 1935 में क्या हुआ, 1934 में तो सिर्फ एक आइडिया आया था, जैसे दिवजो आपने ये चीज बोल दी कि क्यों ना हम ऐसा करें, अपने यूट्यूब चैनल पर ये चीजें अपलोड कर देते हैं, तो आपने सिर्फ एक आइडिया बोला, मैंने रिकॉर्ड थोड़ी ना कर लिया उस लेक्चर को जो आपने बोला, ठीक है। 1935 में क्या हुआ, अगले साल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये पहली बार डिमांड करा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी, एक ऐसी बॉडी क्रिएट होनी चाहिए जो कि हमारे आजाद भारत का संविधान जो है वो फ्रेम करेगी। अगले ही साल ये चीज बोल दी गई, समझ गए? पहले 1934 में आइडिया आया एम एन रॉय के द्वारा, 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला जी हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करा जाएगा, उसकी स्थापना करी जाएगी, उसकी फाउंडेशन नींव रखी जाएगी कि ये आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। फिर उसके बाद पर्सनली 1938 में 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर यह डिक्लेयर करा कि आजाद भारत का जो संविधान होगा ना, वो इस प्रकार से फ्रेम करा जाएगा कि वहां पर किसी भी दूसरी कंट्री की इंटरफेरेंस ना हो, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, ठीक है, दूसरी कंट्री की इंटरफेरेंस ना हो, हम अपना संविधान अपने हिसाब से बनाएंगे, इस देश में रहने वाले लोग बनाएंगे संविधान, और इस देश के लोगों के लिए बनाएंगे, कोई बाहर से आके हमारे लिए नहीं बनाएगा। इसलिए हम अपनी कंट्री को, जैसे संविधान हमने खुद बनाया ना दिवजोत, अब ये लाइन आप कहाँ यूज करोगे? अब आप कहोगे आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, इतना ज्यादा इंफेसाइज क्यों कर रहे हो? अब देखो इस लाइन की इंपॉर्टेंस पता है क्या है, मेंस में पता है कहाँ कहाँ आ सकता है, कितनी तगड़ी लाइन है, हम इसको नजरों से फॉर ग्रांटेड ऐसे ही निकाल देंगे। ये जो लाइन मैंने मार्क करी ना, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस,
कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में। आप एक बात बताओ, आंसर राइटिंग में ये बोल सकते हो कि क्यों हमारे कंट्री को सॉवरेन कहा जाता है। जब भी सॉवरेनिटी का एग्जांपल देना हो ना, इसको दे सकते हो कि नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर ये आकर कहा था, एक बारी डिक्लेरेशन दी थी कि हमारे आजाद भारत का संविधान ना खुद हम बनाएंगे, इस देश में रहने वाले लोग ही बनाएंगे, फिर वो कोई भी हो, चाहे वो लीडर हो चाहे कोई भी हो, ये हम चुन लेंगे। बाहर की कंट्री वाले या दूसरी कंट्री की मदद लेकर हमारा संविधान नहीं बनेगा, क्योंकि संविधान अगर भारत का भारतीयों के लिए बन रहा है, हिंदुस्तानियों के लिए बन रहा है, तो हिंदुस्तान के लोग ही उसका क्या कहते हैं, फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, और ये कौन बनाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में साफ शब्दों में बोला, एक बॉडी बनाएगी जिसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और उन्होंने ये भी बोला इस बॉडी का इलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। अब हम देखेंगे कि ये बॉडी क्या सच में डायरेक्ट इलेक्शन से इसके मेंबर्स आते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी आई थिंक आपको एक पूरा कंटेक्स्ट समझ में आ गया है, जो जैसा मैंने डिटेल में बताया। थोड़ा टाइम जरूर लग गया, लेकिन समझ में आया कि नहीं? कोई भी वर्ड हम छोड़ेंगे नहीं इस बुक को, तो कोई भी बुक हो भाई ऐसे तोड़ के रख देंगे, उसको निचोड़ लेंगे पूरा कि उसके शब्दों के पीछे भी क्या मीनिंग छुपा हुआ है ना? कि एटलीस्ट फिल्म्स और मीन्स में अगर यहां से क्वेश्चन आ गया ना, तो एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। आगे देखते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो चीजें स्किप करने वाली होती हैं वो मैं बता दूंगा। जैसे मेंस का कुछ मटेरियल होता है वो उसको ऊपर ऊपर से देखना पड़ता है। मेंस में ना रिलैक्स होकर पालथी मारकर हाथ फोल्ड करके बैठ जाओ, सुन लो, उससे काम चल जाता है। मैं खुद जानता हूँ। प्रिम्स के अंदर लेकिन मैं बार बार क्यों कहता रहता हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठा करो, वो लिखते रहो। क्योंकि जैसे क्या हो रहा है, अब जैसे मैं ये बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये बातें आ रही हैं, जैसे मैं प्रिपेयर करके बैठा हूँ कंटेंट। अब दोबारा कल को आप मुझसे पूछोगे तो मैं प्रिपेयर करके नहीं बैठा, आपने बीच क्लास में किसी और क्लास में कुछ और पूछ लिया मुझसे। तो बंदे जैसे होता है ना कि फर्स्ट आउटपुट जब कोई देता तो अपना बेस्ट देता है, उसके बाद यार मैं कल को भूल गया या कल को मैं बिजी हूं, मेरे दिमाग के अंदर कुछ और बात चल रही है, एटलीस्ट लिखे रहोगे ना तो आप बता सकोगे कि अच्छा यार ये वाली चीज उन्होंने बताई थी और मैंने लिखी हुई है। कल को आप फिर उसके रिगार्डिंग मैसेज आउट पूछ सकते हो, यार आपने जब वो वाला चैप्टर करवाया था ना तो आपने वो फलाना फलाना बात कही थी यार, एक बार जरा फिर से समझा दोगे? ये फायदा होता है इसका, है ना? ठीक है। वरना ये बुक तो हिंदुस्तान में सबके पास है, क्लियर क्यों नहीं हो रहा लेकिन एग्जाम पॉलिटी में फुल मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? ये चीज है, ये एटीट्यूड डिफरेंस बनाता है एग्जाम्स क्लियर होने के पीछे, नॉलेज का खेल नहीं है ये। ठीक है, आगे जो डिमांड थी ना, फाइनली अब आप देख रहे हो टाइमलाइन, अगर हम लोग देखें, आपने क्या टाइमलाइन देखी 1934 में, यहां पर देखो 1934 में आइडिया आता है एम एन रॉय के द्वारा। 19 1935 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ऑफिशियली डिमांड करती है, ऑफिशियल तरीके से एक डिमांड हो जाती है, हाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। 1938 में नेहरू जी कह देते हैं आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्याह से, जी हाँ एक बॉडी बनेगी आजादी के बाद जो कि आजाद भारत का संविधान फ्रेम करेगी। अब इस डिमांड को क्या होता है, टाइमलाइन का अगले पड़ाव के ऊपर हम लोग बढ़ रहे हैं 1940। ये जो डिमांड है फाइनली एक्सेप्ट कर ली जाती है इन प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल का मतलब पता है क्या होता है? मतलब एक तरीके से ऑफिशियल तरीके से कागजों पर लिखवा कर ये चीज बिल्कुल मान ली गई है, ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ली गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तब आप कहोगे यार अभी तो नेहरू जी कह रहे हैं कि आजाद भारत का संविधान जो है वो हिंदुस्तानी बनाएंगे, आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो इनसे परमिशन लेने की क्या जरूरत आ गई फिर? अब ये तो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो गई, या तो आयरनी हो गई, आप तो ऊपर कुछ और बता रहे थे और नीचे लिखा हुआ है इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। दिवजोत वो इसलिए क्योंकि अभी देश हमारा आजाद नहीं हुआ है। सीधा ईयर 1940, अभी ना आजादी करवाने के लिए वो हमसे, अंग्रेजों ने हमसे क्या कहा था, ये वाली चीज और क्लियर ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में होगी। अंग्रेजों ने हमसे ये कहा था, वो मान गए थे आजाद करने के लिए हमारा देश, और मान इसलिए गए थे, मैं थोड़ी सी कहानी भी बता देता हूं फटाफट। क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद ना, ये मैं काफी जगह पर बता चुका हूं वैसे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद ना ये ब्रिटिश एम्पायर ने इतनी सारी कॉलोनी बना रखी थी दिवजोत, वो थक गया था, इतना पैसा खर्च हो रहा है, पहले विश्व युद्ध के अंदर, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर इतना पैसा और खर्च हो गया, खुद को संभालने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, इतनी सारी कॉलोनीज और कैसे संभालेंगे। और 20th सेंचुरी आप जानते हो एक ऐसा एरा था दिव्यो जहां पर नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी, पॉपुलर मूवमेंट चल पड़ी थी कि अंग्रेजों को वो कंट्री छोड़नी पड़ती। अब मूवमेंट को सप्रेस करना भी इतना इजी नहीं होता है ना, कि ब्रिटेन की साइड से गवर्नर जनरल जा रहा है, हमें हम हिंदुस्तानी को तो सिर्फ हिंदुस्तान की स्टोरी बताई जाती है ना, लेकिन जब आप मेरे साथ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आप जानोगे भाई कितनी सारी 30 40 50 कॉलोनीज बना रखी हैं,
किसी ना किसी के अंदर स्ट्रगल चल रही थी। और आप जानते हो 20वीं सेंचुरी के टाइम पर पूरा एशिया और अफ्रीका फट पड़ा था। एक साथ ही तो सारे 1-2 साल कुछ कुछ महीने की गैप से आजाद होना स्टार्ट हो गए थे सारे के सारे। जानते हो ना ये वाली बात तो देवजोत, है ना? एक के बाद एक कंट्री आजाद होती चली जा रही थी। कहने का मतलब ये है, एक के बाद अगर वो आजाद हो रही थी ना, एक के बाद एक वो हो रहा था। सबकी कंट्रीज के अंदर नेशनल मूवमेंट, पॉपुलर मूवमेंट्स एक चरम सीमा पर थी अपने, जहां पर लोग ये कह रहे थे मारना है तो जान से मार दो, अब कोई डर नहीं है, लेकिन ये देश हमारा छोड़कर चले जाओ। तो ब्रिटिशर्स ने बोला, जैसे सारे देशों को बोल रहा था, इंडिया को भी बोला छोड़ के जाने के लिए तैयार है। गांधी के साथ आपको पता होगा, अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पता होगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी बड़ी सारी, है ना? और ऊपर से इतनी सारी मूवमेंट चलती रहती थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इनके ना क्या होता थे, ये एक तरीके से इनकी स्पाइन ना झुकने लग गई थी, अभी बूढ़े हो गए थे, इतना संभाल नहीं सकते थे, इनकी हालत खराब हो गई थी, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब उस केस में क्या हुआ, ये हमारा देश छोड़ने के लिए रेडी हो गए। तो ये पता है, ये एक मैं आपको हिडन बात बताऊं, कभी ये क्वेश्चन आया ना कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, वैसे तो आपके उसको बुकिश ना अनगिनत फैक्टर्स मिलेंगे, लेकिन एक जो चीज लिखने वाली है ना, जो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो, वो ये है दिलचोट कि जो ब्रिटिशर्स है ना, वो वीक पड़ गए थे स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इतनी सारी कॉलोनीज को संभालते संभालते, इतना ज्यादा खर्चा करते करते, और उनके अंदर जो 20वीं सेंचुरी के अंदर जो नेशनल और जो पॉपुलर मूवमेंट्स, मतलब आजादी की लड़ाई, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चल रही थी, नेशनल मूवमेंट कह लो या फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो कह लो, जो चल रहा था, एक तरीके से रेवोल्यूशन भी कह सकते हो, जो रेवोल्यूशन चल रहे थे, उनको सप्रेस करना इतना आसान नहीं था। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो जो आप मेंशन कर सकते हो, कोई नहीं बताएगा आपको ये। एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस कमर झुक गई, कॉलोनीज को संभालना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो पैसे भरा काम था, और नेशनल मूवमेंट वगैरह को संभालने के लिए इतना ज्यादा मैन एंड मटेरियल नहीं था, इनके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं रह गए थे। तो इन्होंने कहा आजादी दो भाई, अपने देश के ऊपर फोकस करो, वो ज्यादा बेटर है। ये ग्रेट ब्रिटेन बनने के चक्कर में ग्रेट भी नहीं रहा, हमारे नाम के आगे से ग्रेट भी हट गया। ये पूरी कहानी है, ठीक है?